हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर के यादव आज आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। विजय हॉस्पिटल से डॉक्टर विजयपाल यादव, जो एक समाज सेवी भी हैं और अच्छे सर्जन भी हैं, और बहुत ही शानदार इन्होंने अपने क्षेत्र में भी काम किया है और साथ ही समाज सेवा भी बहुत शानदार की है। तो आज हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और क्या इनका विज़न है और इनका हॉस्पिटल क्या क्या सुविधाएं देता है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एक डॉक्टर होने के नाते ये समाज को किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का केपी कैंपस के स्टूडियो में। और सबसे पहले हम परिचय से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर विजयपाल सिंह यादव, विजय हॉस्पिटल अलवर से। तो मैं गांव खिलौरा, तहसील रामगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूं और अभी अलवर में लाल डिग्गी पे रहता हूं और अंबेडकर सर्किल पे मेरा विजय हॉस्पिटल। तो सर, जब आपने हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे कि सर का बचपन रहा और आपके माता पिता सर पेशे से क्या मतलब करते थे? खेती करते थे मेरे तो माता आपने पिता। कभी सोचा था बचपन में कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है? जैसे कई बच्चों से पूछा जाता है बचपन में 5वीं क्लास में, भाई बेटा क्या बनोगे, आप क्या बनोगे, तो इस प्रकार से। नहीं, उस वक्त तो कोई विचार नहीं था क्योंकि हम बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे और मैं केवल 11th तक ही पढ़ पाया। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में पढ़ने के पैसे तो नहीं ये थे तो। कहानी आपने जो बताई मेरे को अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, बहुत रोचक थी और इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। जैसे आर्मी में आप लगे थे सर 11वीं के बाद, तो उसके बारे में सर आप बताना चाहेंगे थोड़ा सा? 11th के बाद में यहाँ पे सिविल में 18 ईयर से पहले कोई सर्विसेज नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। तो मैंने आर्मी एक ऐसी जगह थी जहाँ मैं 17.5 साल में भर्ती हो गया था बिल्कुल। और वहाँ पे मैं अर्निंग शुरू हो गई थी मेरी 17.5 साल में केवल। वहाँ पे मैं भर्ती हो गया तो सर था। 12th आपने आर्मी में रहते हुए हाँ, की? ये मैंने 91 में 88 मार्च 24 को भर्ती हुआ मैं। और 91 में मैंने वहाँ जाने के बाद में ट्रेनिंग के बाद में +2 की तो बायो वहाँ से। आपको दिक्कत नहीं आई सर प्लस 2 करने में? जैसे यहाँ के बच्चों की परसेंटेज बहुत कम बनती है, मैं देखता हूँ स्कूलों में। हाँ नहीं। तो वहाँ तो बहुत संघर्ष किया होगा हाँ, आपने। संघर्ष तो वहाँ पे एक तो ये कि पढ़ने का माहौल नहीं होता है। दूसरा जो दिक्कत थी कि वहाँ कोई टीचर नहीं मिलता है। तो बिल्कुल। सेल्फ स्टडी करनी पड़ी वहाँ पे। और यहाँ पे स्कूल में उस साल में मैंने टॉप किया था। वो दृढ़ उसके निश्चय हो तो बाद हाँ। आदमी कुछ भी कर हाँ सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ से भी आपने टॉप किया, ये बहुत बड़ी हाँ, बात। उसके बाद बिना कोचिंग ही मेरा 93 में पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। कोई रिजर्वेशन नहीं था। मैंने कोई कोचिंग नहीं की, कहीं नहीं गया। मैं केवल वहीं पे आर्मी में रहते रहते मैंने पढ़ाई की और बिल्कुल। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। तो पीएमटी में सिलेक्शन होने के बाद फिर आपने गवर्नमेंट, आर्मी छोड़ हाँ, दी? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में से मैंने एमबीबीएस की हम्म। 93 से। 93। उसके बाद फिर आप फिर सरकारी उसके सेवा में? बाद में आरपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं फिर मेडिकल अफसर रहा। हम और उसके बाद में 2004 में मेरा एमएस में सिलेक्शन हुआ, जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से मैंने एमएस की। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर सर आप अलवर जो है हॉस्पिटल में? हाँ, उसके बाद मैंने सरकारी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीएच अलवर है, यहाँ पे सेवाएं दी थी 2009 तक। अच्छा। उसके बाद से आप विजय हॉस्पिटल रन कर वजह रहे से हैं? हाँ, उसके बाद में। तो सर आपकी कहानी बड़ी रोचक है और मैं देखता हूँ कि मीडिया जो है, आज का जो मीडिया है, जैसे अब ये तो अपना तो क्या है कि भाई कोचिंग है तो बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत से लाखों विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हमें ऐसा लगा है कि ऐसी शख्सियत को सामने लाना चाहिए। और मीडिया को भी आप नहीं मतलब आप भी ये चाहते होंगे कि भाई ऐसी शख्सियत को दिखाना चाहिए, कभी आपका ऐसा मन किया हो ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके? जो बच्चे कहते हैं कि भाई मैं गरीब घर से आता हूँ, मेरे माता पिता किसान हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार हाँ, से। डेफिनेटली मेरी तरफ से मैसेज है कि आप ऐसे पॉजिटिव बने, आपका थॉट्स हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं है कोई चीज़ दुनिया में, वो सब अचीव कर सकते हो। बस ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, साथ में मेहनत होनी चाहिए। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। आप एक आपको एक दृढ़ निश्चय ये, और हमेशा पॉजिटिव रहिए आप। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, हर व्यक्ति कर सकता है। जो सोच लेकिन सकते हैं वो कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज के जो माहौल बना हुआ है ना, कि नहीं मैं तो शॉर्टकट में आगे जा करके और एकदम ऊपर जल्दी से चढ़, जल्दी पैसा से ऊपर कमाना, वैसे जल्दी से सफलता, सफलता वो सब कुछ जल्दी जल्दी करना जल्दी, चाहते हाँ हैं। नहीं, वो तो ठीक नहीं है। बाकी आप ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल, मेरी हिस्ट्री ये है कि बिल्कुल गरीब घर से था और ऐसे मेहनत की। और वहाँ आर्मी में मैंने बहुत मेहनत की, 14 साल नहीं महीने ये तक तो मैं सर बिल्कुल। नो डाउट, क्योंकि वहाँ हाँ। समय भी तो नहीं हाँ मिलता ना बिल्कुल, इतना। 14 महीने तक छुट्टी नहीं आया, कंटिन्यूस मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद भी ये करके बताया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो तो सब संभव है आपको। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर हम आगे चलते हैं। और बहुत बढ़िया मैसेज ये है, यहाँ पर जो विद्यार्थी कोचिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो गरीब घरों से आते हैं, तो एक जो विद्यार्थी होता है वो 10वीं क्लास पास करता है, 11वीं में आर्मी में लगता है, और वो आर्मी में रहते हुए 12वीं में टॉप करता है, और वो पीएमटी में सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, और अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और राज्य की सेवाओं में भी कार्यरत रहे हैं। तो इससे हमें मैसेज मिलता है कि ज़िंदगी में एक लंबा समय होता है संघर्ष के लिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई एक बार हम असफल हो गए तो हमारी ज़िंदगी निकल गई। असफलताओं से ही सफलता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो कोरोना वायरस चल रहा है, आप भी एक डॉक्टर हैं और आपके पास भी बहुत से केसेस आते रहते होंगे, मैं मानता हूँ कि क्योंकि आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं। तो कोरोना से लोग इतना परेशान क्यों हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि हर वर्ग परेशान है इससे। ऐसा नहीं है कि किसी एक गरीब वर्ग को इफेक्ट कर रहा हो या राजनेताओं को कर रहा हो, इससे वो भी इफेक्टेड हैं जो आज तक नहीं हुए किसी चीज़ से। इसके बारे में आपका क्या विचार है? कोरोना, ये ऐसी बीमारियां बीच बीच में आती रहती हैं। जब से ये पृथ्वी बनी है तब से इस तरह की महामारियां बीच बीच में आती रहती हैं। 1920 में 1920 में भी स्पेनिश फ्लू आई थी जिसमें 5 करोड़ लोगों की डेथ्स हुई थी। लगभग ये मानते हैं कि 100 साल बाद में इस तरह की महामारियां चलती रहती हैं। लेकिन डॉक्टरी की भाषा में कहें तो इस वक्त बहुत ख़राब माहौल है। एट प्रेजेंट सेकेंड लहर जो चल रही है, इसमें मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, इस डिजीज़ की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने की जो है वो बहुत ज़्यादा है, संक्रमण दर जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें ज़्यादा माहौल है। लेकिन ये मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि हम अभी तक जो भी है वो प्रकृति के नियम को नहीं मानने की वजह से ऐसा है। मतलब प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालना हमें करनी चाहिए। प्रकृति में क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे बुद्धिमान पैदा हुए, सभी आए, लेकिन प्रकृति के नियम को मानना पड़ता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और प्रकृति में ये है कि मैं आपका भला करूँगा तो मेरा भला अपने आप करेगी प्रकृति। मैं आपको सुख दूंगा तो प्रकृति मेरे को सुख देगी अपने आप। उसके लिए विचार करने की आवश्यकता। ब्रह्मांड के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में सोचा जाए। डेफिनेटली प्रकृति हमको हमारी सुख अपने आप प्रदान करेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि मैं सुखी रहना चाहिए, आपका कुछ हो या नहीं हो, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, जबकि उल्टा है ये। आप दूसरे के भलाई के बारे में सोचिएगा तो प्रकृति अपने आप आपका भला करेगी। आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मेरा भला कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम ये बात करते हैं प्रकृति की, तो प्रकृति में अब मैं आपको देखता रहता हूँ कि आप बहुत से पेड़ लगाते हैं। कभी आप सीढ़ी सीढ़ी की बांध की खुदाई करवा रहे होते हैं, अखबारों में भी सुर्खियों में रहते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं भाई हम खाना खिला दें, कंबल बांट दें, इंसानियत के बारे में। तो जो जानवर हैं प्रकृति में, जो पेड़ पौधे हैं, इनके बारे में आपका क्या विचार है? इनका मतलब कितना रख रखाव हमें चाहिए कि इनका भी हम बराबर ध्यान रखें, इसके बारे में क्या मैसेज है? बिल्कुल, प्रकृति में एक इकोसिस्टम बना हुआ है। जो जैसे पेड़ है, ऑक्सीजन केवल पेड़ों से ही आती है, सबसे सोचने की बात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिससे हम ऑक्सीजन बना सकते हो। तो ऑक्सीजन जब पेड़ों से आती है और ऑक्सीजन हमारे को ज़रूरत पड़ती है सांस लेने की, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और आप देखिए, जब आज हम यदि हमारे पास पेड़ इतनी घनी मात्रा में होते तो आज हम इस तरह के मुसीबत में नहीं पड़ते। आप देखिए जितने भी कंजेस्टेड इलाके हैं, मुंबई में है ना, दिल्ली में है, जहाँ पेड़ कम हैं और लोगों की संख्या ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, वहीं पे सारी दिक्कत है। जहाँ पे पेड़ बहुत हैं, है ना, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है। हाँ, आपको प्रैक्टिकल देख लीजिए, गांव में इन्फेक्टिविटी इतनी नहीं है इसकी, बहुत कम है ना। और जहाँ पे पेड़ हैं ऑक्सीजन, नेचुरली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है। तो मेरा तो ये, मैं पहले भी मैसेज देता रहता था कि आपके यहाँ पे, और सारी की सारी देखिए रामदेव जी क्या कर रहे हैं, ये लोगों को योग सिखा रहे हैं, लंबी लंबी सांस लो, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, बस, है ना। ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगी तो आपको बीमारियां अपने आप कम होंगी, आप हेल्दी रहेंगे। बस यही एक मंत्र है। और यदि आपके एनवायरनमेंट में यदि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ही नहीं है तो आप कितने लंबे लंबे ले लो तो भी आपको इतनी कंसंट्रेशन नहीं होगी। मुंबई में हम देखते हैं घर ही घर बना दिए, पेड़ काट दिए, पेड़ नहीं है तो वहाँ पे ऐसी दिक्कत है। इसलिए मेरा तो मैसेज ये है कि सब, जैसे यहाँ पे अलवर में आप सरिस्का है, यहाँ पे इस घने जंगल को डेवलप कर सकते हो।
बहुत अच्छा, जिससे कि आपके सारे जानवर भी वहाँ डेवलप हो जाएंगे, आपका इकोसिस्टम भी बना रहेगा और साथ में आपको मनुष्यों के लिए भी ऑक्सीजन की मात्रा में कोई कमी नहीं रहेगी। ये सर मैं देखो अभी एक हेडलाइन पढ़ता हूँ आपके लिए कि महिलाओं की पानी की परेशानी देखी तो पौधे लगाने की ठानी। अभी मरीजों के साथ भूजल स्तर बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और इसमें फोटो भी देख रहे हैं, सिलीसेट झील में ट्रैक्टरों से मिट्टी निकलवा रहा। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया सर? आए दिन औरतें धरना देती हैं, पानी नहीं मिल रहा है। रिचार्ज सबसे रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार फोकस करता रहता हूँ। जैसे भूजल हमारे स्तर ऊपर भूजल आने के स्तर लिए, को बिल्कुल। आपको आपके जो डैम्स हैं इनको गहरा करके इनको बढ़ाया जाए, साथ में यदि अब पेड़ लगा दिया जाए तो पेड़ एक रिचार्ज का काम करते हैं पृथ्वी पे रिचार्ज का काम करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन तो बढ़ाते हैं, साथ में जल के स्तर भी बढ़ाते हैं ये, तो उनको ये दोनों काम करते हैं। तो इसलिए पेड़ लगाना और इन जैसे डैम्स को मैंने गहरा करवाया। अब आज देखिए आप वहाँ पे हाँ, इसका बहुत असर भी हुआ है। हाँ 2 किलोमीटर दूर एक किसान ने आके बताया कि साहब मेरे कुएं में 1 हाथ ऊपर आ गया पानी, पिछली साल जो खुदाई की इसका उसका असर रिजल्ट दिखाई ये दे है। रहा है। हाँ, क्योंकि यहाँ सिल्टिंग बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, बहुत सिल्ट है, तो इस सिल्ट होने की वजह से पूरा का पूरा वो नीचे ज़मीन में पानी नहीं जा रहा था, इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर उसको हटाया हटाना जाए। तो बिल्कुल आप हटाना। ऐसा नहीं मानते कि सरकारों को ये काम करना चाहिए? मतलब कोई भी मैं सरकार हो सही। सरकार, मैं तो ये मानता हूँ कि यदि वही बात है कि हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोचने लगेगा, हम क्यों सोचें कि सरकार, या सरकार भी क्यों सोचे कि हमारा कर्तव्य है, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम नहीं, दूसरों के लिए सोचें। मैं यदि मतलब सर ये कहना चाह रहा हूँ, आप बात हाँ को नहीं समझिए हाँ कि भाई हर व्यक्ति ये कहता है कि सरकार को करना चाहिए। नहीं, ये गलत है, इस तरह के बोलना ये बिल्कुल गलत है। अब सरकार को करना चाहिए, ये काम भी सरकार का तो है, मैं ये ये काम भी मानता हूँ सरकार, कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आपके परिदृश्य यदि देखा जाए तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम अलवर के सब लोग मिलकर कम सब से लोग कम मिलकर अलवर को तो अच्छा बनाएं। बिल्कुल बना सकते हैं। यदि मैं गारंटी लेता हूँ, यदि 1-2 साल भी आदमी, 1000 आदमी भी यदि मेरे साथ आ जाएं तो आपको पानी सोचने की जरूरत नहीं है कि अलवर में पानी की कभी कमी भी रहेगी। लेकिन कोई समझना ही नहीं चाह रहा है, एक आदमी या 2 आदमी मिलकर तो नहीं कर पा रहे, फिर भी मेरे जितना प्रयास होता है उतना मैं करता हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने इसकी शुरुआत की है और भूजल स्तर अलवर के हर गांव में, मैं केवल अलवर सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर गांव में नीचे जा रहा है। आप किसी भी गांव में देख लीजिए, पहले 20 नोजल बनते थे तो फिर 18 हुए, फिर 10 हुए, और ऐसी स्थितियाँ हैं कि एक किसान को हर 3 साल में कुएँ खोदने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्यों ना भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए मिलकर सभी काम करें, और सरकारें जो हैं उनको दोष ना दें, शिकायत ना करें, जो हमारी पहुंच में है हम उसे करें। तो यही मैं सरकार अपना काम करे, हम अपना काम डेफिनेटली सरकार को भी सोचना चाहिए, सोचना देखना चाहिए चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या लेकिन करना हमको केवल ये कह के नहीं पीछे हटना चाहिए कि सरकार करेगी या सरकार ही जाने। हाँ, तो सब मिलके एक साथ काम हमें करना चाहिए। मिलके एक बार मुझे भी याद है, मैंने आपके साथ मिलके कुछ पेड़ लगाए थे, तो मुझे संतुष्टि बहुत मिली थी उस समय। मैं अभी जहाँ भी जाता हूँ हर कॉलोनी में एक बड़ा पेड़ दिखता है मेरे को, मेरा लगाया हुआ, बहुत मेरे को बहुत आनंद आता है उसको, केवल पेड़ को देख के बहुत आनंद आता है। लोग बैठे भी रहते हैं उसके नीचे, कई सहतूत के पेड़ को से सहतूत कारे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। लगता है बिल्कुल। और सर मैं आपके हॉस्पिटल के पास भी देखता हूँ कि 18-20 पेड़ आपने। हॉस्पिटल में 18 पेड़ हैं वहाँ पे अभी, जो सारी तरह के पेड़ हैं, सहतूत भी है, जामुन भी है, पीपल भी है, नीम भी है ना, तो सर आपका अशोक जो भी पहले है। हॉस्पिटल था, जैसे मैं पहले आपको कई दिन से जानता हूँ, पहले जो हॉस्पिटल था वही पुराना सा हॉस्पिटल था आपके पास, उसके बाद अपने जैसे फोड़ के अभी नया बनाया, तो ऐसा नहीं हुआ कंस्ट्रक्शन में आपको ऐसा लगा हो कि भाई पेड़ वेड़ उसको दिक्कत आ रही है? आजकल मैं देख रहा हूँ सर कंस्ट्रक्शन कहीं भी होता है तो पहले पेड़ काट। नहीं, मैं बताता हूँ इसका प्रैक्टिकल। उस पेड़ों से तो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा मदद मिली हमको। हमारे मजदूर उनकी छाँव में जाके बैठते थे, आराम से वहाँ पे बैठते थे, हाँ, है ना, आराम से वहाँ पे बैठते थे। दोपहर में जब खाना खाते थे तो वहाँ पे आराम से बैठते थे, थोड़ी देर लेट भी जाते थे पेड़ों के नीचे, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा है। और अब कितना सुंदर लग रहा है आपको पेड़, आप देखिए, आप अस्पताल औरों के भी देखते हो, आप और अस्पताल देखते हो, लेकिन आप देखिए पेड़ों की वजह से पेड़ बड़े होंगे तो बिल्कुल एकदम अलग श्रृंगार जैसे। 1-2 साल बाद देखना बिल्कुल घनघोर छाया हो जाएगी वहाँ पे एकदम। आप वहाँ से निकलोगे तो एकदम लगेगा कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगला प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि एज ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं और आप सर्जन हैं, और आप अलग अलग प्रकार के, जैसे मैं अभी देख रहा था, मैंने भी अभी आपकी सारी चीज़ें देखी, और इसमें मैंने पाया कि पथरी का आप अलग अलग प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि सर आपके यहाँ पर ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे, क्योंकि कई लोगों को बड़ा डर होता है कि भाई मैं ऑपरेशन कराऊँ कि नहीं कराऊँ, भ्रांतियाँ जो हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? पथरी के
शरीर में बहुत जगह पथरी बनती है। ऊपर से शुरू करते हैं तो लार की जो ग्रंथियां हैं उनमें भी, पैरोटिड ग्लैंड में भी, सब मैंडिबुलर में ज़्यादा बनती हैं, उस ग्लैंड में भी पथरी बनती है। साथ में पित्त की थैली में पथरी बनती है, किडनी में पथरी बन सकती है, यूरेटर में, ब्लैडर में, है ना, यूरेथ्रा में, यहाँ स्टोन होते हैं। तो आजकल नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई हैं बहुत। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिनिमम इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स आ गई हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में केवल 2012 से ESWL एक विधि है लिथोट्रिप्सी की, जिससे हम बाहर से किरण लगा करके गुर्दे की और अपर यूरेटर की पथरी को फोड़ देते हैं और वो पेशाब के रास्ते बजरी से बन के निकल जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चीर बिल्कुल, फाड़ करने हाँ, की कोई आवश्यकता चीर फाड़ नहीं है, बिल्कुल ना भर्ती रहने की ज़रूरत है। OPD प्रोसीजर है, आया पेशेंट और 2-3 घंटे बाद अपने घर चला जाता है, सब काम कर सकता है, कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की। ये एक ESWL की प्रोसीजर है जो बिल्कुल नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। तो अभी सर आपने जैसे नया हॉस्पिटल बनाया तो मशीनें भी बढ़ी हैं काफ़ी। हाँ, तो ये पहले हमारे पास ये तो 2012 से ही थी। साथ में अभी एक ERCP मशीन, जो ये जो नली में पथरी, ये सर नहीं, ये तो ESWL मशीन हाँ है जी। जिससे फोड़ते हैं अपन। बिल्कुल। अभी वो पीछे पीछे था, तो पीछे करो, ये वाला हाँ है जी। ना। तो ये पित्त की नली में पथरी जो होती है उसको मुंह से दूरबीन डाल करके और वहीं से फोड़ के निकाल दिया जाता है उसको, जो और मुंह के रास्ते से निकाल देते हैं उसको। अच्छा, और परेशानी फिर नहीं होती। नहीं, उसको कोई परेशानी नहीं होती, और उसके बाद पित्त की थैली का ऑपरेशन कर देते हैं जो दूरबीन से होता है। तो ये अभी आजकल सर इसलिए ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक होने की वजह से अभी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है स्टोन से, कि आपको क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, है ना। आपके शरीर में ना कोई दूरबीन डाली जा रही है ना कई कुछ। लोग सोचते हैं वो ऑपरेशन करवाने के बाद हमारी क्षमता कम हो जाएगी शरीर नहीं, की। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि आप सेम डे जा कर के और अपने घर में सब काम कर सकते हो सेम डे। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सर है, लोगों को पता बहुत काफ़ी कम लोगों को इस तो बारे में। ये क्या है कि बिल्कुल कोई चीरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, और सेम डे जाके अपना काम कर सकते हो आप उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर बहुत अच्छी बात है कि हमारे अलवर में ऐसी सुविधाएं हैं। और सर एक मैं देखता हूँ कि जैसे मैं भी गांव से आता हूँ, तो गांव में क्या पथरी का दर्द होता है, डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगवा लिया, टैबलेट ले ली, तो सोचते हैं कि ऑपरेशन 6 महीने बाद करा लेंगे, और तब कराएंगे जब पार बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मतलब उन मरीजों को आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच से? जो मैं ये बताता हूँ कि जहाँ भी हमारे शरीर में कहीं भी रुकावट आती है, जैसे हमारे लार ग्रंथि है वो थूक बना रही है और वो रास्ते में तो कहीं रुकावट आ रही है उसको, या आंसू बन रहे हैं, आंसू में कहीं रुकावट है ना। ऐसे ही पित्त की नली में कहीं रुकावट आ गई है या पेशाब की नली में कहीं रुकावट आ गई है, तो वो बहुत खतरनाक है। उसमें बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, तो डॉक्टर को serious हाँ लें बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। बहुत से लोग, हमको बड़ी वो ऐसा लगता है कि गुर्दे में पथरी थी, नली में आ गई, वहाँ पे इंजेक्शन लगवाते रहे दर्द के लिए, है ना, और उसके बाद में वो आता है महीने 2 महीने बाद हमारे पास, जब हम जांच करा के देखते हैं पता लगा गुर्दा ही नहीं काम कर रहा उसका, गुर्दा और गुर्दा damage हो निकालना, जाता है। गुर्दा डैमेज हो जाता है। नली में, यूरेटर में, मैसेज आपके द्वारा मैं देना चाहूँगा कि आप गुर्दे की नली में, यूरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें पथरी को बिल्कुल मत रखिए। उसके लिए उचित सलाह लेकर के डॉक्टर से और जल्द से जल्द इलाज करिए। बाकी गुर्दे में यदि पथरी पड़ी है तो झेल सकते हैं, पेशाब की थैली में पड़ी है तो भी चला सकते हैं, लेकिन नली में यदि पथरी है आपको तो फिर आप उसको तुरंत इलाज कराइए, उसमें आप डिले मत करिए। नहीं तो बहुत, अभी भी 18-20 साल बच्चों के कई बार काफ़ी गुर्दे निकाल चुके हैं जिनकी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, फिर उसके बाद आते हैं कम उम्र में, इतनी कम उम्र में भी, जो कि बहुत खतरनाक है। खतरनाक, एक गुर्दे से काम चलाना पड़ता है। तो सर ये जो ज़्यादा टैबलेट्स लेते हैं इनसे कि लीवर पे भी कुछ असर होता है? डेफिनेटली, हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं शरीर में, मोटी सी बात बताता हूँ, तो वो खाना जो भी कुछ खाया, हमने खाया पिया जो भी कुछ मुंह से गया, हाँ कुछ भी लो, तो वो एक तो पसीने से निकलता है बाहर, एक लैट्रिन के रास्ते से निकलता है, एक पेशाब के रास्ते से, मुख्य तरह ये 3 रास्ते हैं, है ना। तो जो आपने पेशाब के, जैसे मैंने बताया कि नली में पथरी है और आपने फिर वो काढ़ा वाड़ा कुछ पी लिया, तो गुर्दा उसको निकालता है, लेकिन उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तो वो और बॉडी के अंदर उस गुर्दे को खराब करता है। तो ये कारण है। तो आपको धीरे धीरे सड़ता जाता है। सड़ता है ये। तो दोस्तों आप इसको सीरियस लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, अभी मिल रही है डॉक्टर साहब से,
कि इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं कि आपको चीर फाड़ करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी क्षमता पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं आता है। तो क्यों ना आप जल्द से जल्द डॉक्टर संपर्क करें। और इसके लिए एक खास चीज़ अभी डॉक्टर साहब भी बताएंगे और मुझे भी इन्होंने बताया है कि इनके पास कैशलेस इलाज भी है। और एक प्रकार दो प्रकार नहीं, लगभग 10 से ज़्यादा प्रकार के कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं, जिनके बारे में अभी हम डॉक्टर साहब से प्रश्न करेंगे। हमारा अगला प्रश्न यही है कि डॉक्टर साहब, ये जो बहुत से लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते, तो सबसे पहले तो जो कार्ड्स हैं उनके बारे में आप हमें बताइए, कौन कौन से। वैसे तो यहाँ लिस्ट आ रही है और लगभग 18 कार्ड हैं, हम डिटेल में भी डाल देंगे कौन कौन से कार्ड यहाँ पर अवेलेबल हैं। हम कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिटेल में डाल देंगे, आप हॉस्पिटल में फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कौन कौन से कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन ये पहला हॉस्पिटल मैंने देखा है अलवर में जिसने इतने ज़्यादा कार्ड हैं और कैशलेस कार्ड हैं। बहुत अच्छी सुविधा है दोस्तों। जो हेल्थ इंश्योरेंस जो मित्र करवा के रखते हैं वो तुरंत अपना इलाज करवा सकते हैं, क्यों शरीर को बार बार बिगाड़ा जाए जबकि यहाँ पर फ्री इलाज हो रहा है। तो इसके बारे में आप डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा कैशलेस तो हमने पहले भी काम किया भामाशाह में, बिल्कुल। जो गरीबों के लिए था। और मैंने डिस्ट्रिक्ट में इस अलवर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल जो मैंने ऑपरेशन किए, सबसे ज़्यादा विजय हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुए थे, सबसे ज़्यादा मैंने ऑपरेशंस किए थे भामाशाह के तहत। भामाशाह के तहत में। अभी वापस हमने आयुष्मान जो अभी महात्मा बिल्कुल, गांधी ये हाँ, ये है जो ना, योजना ये है आपने योजना है, ये हमारे पास आज आ गया है, आयुष्मान तो भारत। आयुष्मान भारत, तो हम इसमें अब काम करेंगे, जो आयुष्मान बिल्कुल भारत में बिल्कुल आप ले फ्री है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं है। 5 दिन पहले का और 15 दिन बाद तक का भी इसमें फ्री है। आप आइए आराम से, कोई कार्ड लेके आइए, कुछ पैसा नहीं लगना आपका, और ऑपरेट कराइए आप जो इसके अंदर है। बाकी जो कैशलेस और दूसरे जो थी टीपीए जो हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें मैक्स बूपो है, एचडीएफसी अर्गो है, आईसीआई लोम्बार्ड है, आदित्य बिरला है, एसबीआई है, ये आपके सामने लिस्ट है। ये जो हमने हमारे अस्पताल में भी क्यों है, हाँ, और इसमें केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस है, बजाज एलियंस है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ऑफ कंपनी लिमिटेड है। तो इसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल फ्री होता हाँ है, बिल्कुल दवाई फ्री वगैरह है, सब हाँ, कैशलेस होता है। कैशलेस का मतलब बिल्कुल आपको पैसा नहीं लगना, कतई आपको पैसा नहीं देना। तो इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है मरीजों के लिए। तो आपने जब मतलब ये हॉस्पिटल बना रहे थे, अब मैं भी आपसे एक बार मिला था, तो आपने कहा था कि भाई मेरा सपना है कि इलाज सबके पास पहुंचे और तुरंत इलाज मिले, ताकि मरीज परेशान ना हो और अच्छा स्वास्थ्य हो सभी का। तो आपको क्या लगता है कि उस सपने को आप कहाँ तक जी पाए हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि अब मैंने जब भामाशाह में सबसे ज़्यादा काम करके दिया लोग मेरे से, जबकि उस वक्त तो हमारे पास एक पुराना सा अस्पताल था। हाँ, मैं अभी तो नया बना लिया है हमने, और बहुत बिल्कुल अच्छे टीम के साथ में, काफ़ी स्टाफ भी अच्छे ले लिए हमने, और मशीनरी भी जैसे ईआरसीपी वगैरह भी आ गई है हमारे पास में। तो हम बहुत सर्जरी में, मैं दावा करता हूँ कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट सर्जरी हम यहाँ पे नॉन इन्वेजिव में करके दे रहे हैं अभी तक, और आगे और भी बढ़िया करके नहीं, देंगे ये तो उनको। सर मैंने भी देखा है, आपके केसेस सभी लगभग सफल होते हैं सभी तो cases। तो ये बहुत बेहतरीन बात है कि अलवर में हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं और इतना संघर्ष और इतना अनुभव। सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल अनुभवी प्रैक्टिस होती है सर। प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकल बेसिस पे अभी जैसे डायग्नोस्टिक है, लेकिन क्लिनिकल बेस पे पेशेंट को दूर से, जैसे कुछ पेशेंट तो हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे गेट में चैम्बर में घुसते हैं, उस वक्त हम दूर से देख के बताते हैं कि इसको ये तकलीफ है, ये अनुभव है सर, अनुभव है। बिल्कुल, हाँ। तो ये प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। हाँ, तो इस प्रैक्टिस का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। और दोस्तों बिल्कुल नॉमिनल फीस के साथ और बहुत सस्ता इलाज, साथ ही बिना किसी चीर फाड़े के। इसके बाद में कैशलेस कार्ड्स यहाँ पर इतने ज़्यादा उपलब्ध हैं जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही एक समाज सेवी, मतलब आपका जो पैसा है वो थोड़ा बहुत बचेगा तो समाज सेवा में लगेगा। तो ये बात तय है कि आपके पानी की जिम्मेदारी, आपके पेड़ों की जिम्मेदारी, आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो डॉक्टर विजयपाल यादव जी ने उठाई है, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं बहुत ज़्यादा। और आप भी इनसे जुड़ें, आप इनसे इलाज करवाने के लिए जुड़ें, आप इनके साथ पेड़ लगाने के लिए जुड़ें, आप इनसे पानी बचाने के लिए जुड़ें, किसी भी प्रकार से जुड़ें और ऐसे समाज सेवी के साथ जुड़कर अपना जीवन आप धन्य करें। और ऐसे व्यक्तियों की सख्त आवश्यकता है हर शहर को, हर सोसाइटी को, जिससे आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी जो है उसका असर बहुत कम हो। जैसा कि सर ने बताया गाँवों में होता है, लेकिन शहरों में इसका असर ज़्यादा है। उसका भी कारण आपको सर ने बताया और मुझे भी बहुत नॉलेज मिली है। और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कतई ना डरें ऑपरेशन करवाने से। तो हम सर पूछना चाहेंगे आपसे कि
आप युवाओं को, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, आपके डॉक्टर भी हैं जो नए डॉक्टर बन के आ रहे हैं, और भी जो बहुत पैसे से अलग अलग हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि देश के लिए वो किस प्रकार से आगे बढ़ें, और क्या क्या चीज़ हैं जिनको वो बचाएं, जो प्राकृतिक संसाधन आप बचाते रहते हैं? अभी तो मेरे को युवा में जो सबसे ज़्यादा लगती है कि थोड़ी सहनशीलता जो है ना, वो काफ़ी कम हो रही है, वो बहुत कम हो रही है। इवन दोनों तरफ से बात करते हैं, जैसे अभी अस्पतालों में लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट हाँ होना, सर, ऐसे डॉक्टर्स, केसेस बहुत आ रहे ये हैं कोरोना में इसमें सर। दोनों तरफ से हैं। डॉक्टर्स भी को लगता है कि मेरे पे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तुम कहाँ से आगे बेड नहीं है मेरे पास में, चलो अभी दूसरे ले जाओ, है ना, तो उनको भी थोड़े गर्माहट में बोल देते हैं। दूसरा आदमी परेशान है, जो मरीज है, उसकी जगह मैं लेके आता हूँ तो यार ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, वो बिना बात का झगड़ा बढ़ जाता है, जिससे दोनों का नुकसान होता है ना। डॉक्टर्स को भी एक थोड़ी टॉलरेंस दिखानी चाहिए, है ना, शालीनता से बात करें, उनको और समझा आम दें कि भाई आदमी, नहीं है तो आपके देख लीजिए, बेड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए आप, है ना, वो भी थोड़ा समझ जाएगा। दूसरा, अटेंडेंट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई डॉक्टर के हाथ में नहीं है या नर्स डॉक्टर के हाथ भगवान में नहीं नहीं है कि है। वो सही कर दे, हाँ, कोशिश तो कर सकते हैं। डेफिनेटली वो ट्राई करता है मेडिकल साइंस में, क्यों नहीं, तो डॉक्टर मरते ही नहीं यदि ऐसा होता तो, बिल्कुल, है खुद ना। क्यों तो मर गए। हाँ, तो ये डेथ तो डेफिनेटली है इस ब्रह्मांड के अंदर, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है ना। हाँ, लेकिन लेकिन आपको डॉक्टर टॉलरेंस अगर थोड़ी रखनी आराम चाहिए। दे सकते हैं कुछ समय के हाँ, लिए, आराम आपको दे बचा सकते हैं, सकते हैं। आपको बचा सकते हैं थोड़े समय के लिए, और लेकिन दोनों तरफ से सहनशीलता रखनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी और पेशेंट के पेशेंट, अटेंडेंट को वो भी। पेशेंट को भी ये चाहिए कि पेशेंट के हाँ, अटेंडेंट उनको भी अल्टीमेट चाहिए कि वो तरीके से बात करें अल्टीमेट उनसे। उसका ट्रीटमेंट करेगा तो डॉक्टर ही, तो फिर उसको ये नहीं है कि मैं एक डॉक्टर से झगड़ के फिर दूसरे के पास चले जाऊं, फिर वो अच्छा नहीं है ना। वो डॉक्टर जो करने को बैठा है तो करेगा इलाज आपका, ऐसा नहीं तो है सर, कि वो ये ना। जो आपका डॉक्टर का जो पेशा है, तो इसमें कभी आपको ऐसा इरिटेशन वगैरह कभी हुआ, कभी पहले पहले मतलब यंग ऐसे? थे तो थोड़ा होता था, लेकिन अभी तो नहीं होता। पहले थोड़ा होता था कभी कभार कि बिल्कुल इरिलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं पेशेंट के अटेंडेंट, पर अब हमको समझ है कि हाँ ठीक है, वो उसको भी अपनी बात कहनी है कि साहब मैं फलाने भोपा के पास ले गया, फलाने बाबा से मैंने देसी दवाई हाँ दिलाई, सर, ये है ना, बहुत ज़रूरी है 20 mm की थी पथरी, साहब 18 mm की होगी, देखो साहब ये हो गया। तो हमको अब हंसी आती है। क्या होता है कि पत्थर कभी भी गोल नहीं होता है, आप उसको कैसे, है ना, यूँ पत्थर है, आप यूँ नापोगे तो 18 mm का, यूँ नापोगे तो 10 mm का है, तो बिल्कुल इसलिए तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है कि 20 mm की पथरी को 18 mm की हो जाएगी। इरिलेवेंट चीज़ें, पहले थोड़ा सा लगता था इरिटेशन, लेकिन अब नहीं लगता है कुछ भी अब इस तरह। नॉर्मल हो गया हाँ, आपकी लाइफ नॉर्मल हो गया में। प्रैक्टिस से कि हाँ, वो उसको अपनी बात कहनी है, उसको बेचारे पेशेंट को अपनी बात कहनी है, उसको जो समझ में आ रही है तो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, आपके उस दवाई, देसी दवाई से या उस भोपा से या उस झाड़ा देने से नहीं सर, पथरी निकली का नहीं है तो मैं पत्थर। बहुत देखता हूँ जगह जगह को पत्थर चट्टा, और कई हाँ, लोग नहीं नहीं, कहते हैं वे बाबा जी के इस तरह पास की कोई ऐसे, दवाई नहीं बनी कि जो पत्थर को गला दे। और कई ये तो कीड़े में डाल के हाँ दवाई देते हाँ, हैं कोई सब। वहाँ जा कर के चुसवा करके निकलवा ले, साहब ये देखो आपकी पथरी निकाल दे रहे, भाई बिना बॉडी को फाड़े नहीं निकाल सकते। तो कोई इरिलेवेंट सी चीज़ें होती है, अब हंसी आती है उन चीज़ों पे। पहले थोड़ा इरिटेशन लगा था, यार कहाँ चला गया तूने, गुर्दा खराब कर लिया। अब हम बता देते हैं उसको कभी आराम ऐसा से। मन नहीं करता कि सर आप उनको समझाएं बैठा के कि भाई ये गलत है, आप जागरूक बनिए, अपने शरीर को मत बिगाड़िए, ऐसा कभी? नहीं, समझाते हैं, जो भी पेशेंट आता है उसको समझाते हैं। अब भाई जैसे किसी का गुर्दा निकालना पड़ा तो दुख हमको भी होता है। अब यंग आदमी, एक 21 साल 22 साल में गुर्दा निकालना पड़ा तो हमको भी लगता है कि बहुत गलत बात है ये, हम समझाते हैं उसको। अगर आगे से इस दर्द की ऐसी दवाइयाँ नहीं खाएं आप, तो वो करता है प्रचार, ऐसी बात भी नहीं। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्रचार करते हैं कि भाई हाँ हमारे तो ऐसा हो गया पर आप ऐसा ना करो, ऐसे भी लोग हैं। मतलब जागरूकता को फैलाएं, जागरूकता, हाँ वो सकारात्मकता को फैलाएं, हाँ, और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि भाई सही क्या है। सही है। ये एक आम नागरिक की जिम्मेदारी है, ये केवल डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सर, कभी आपको आपके डॉक्टरी पेशे में ऐसा लगा कि भाई आज तुम बहुत ज़्यादा थक गए, मतलब कंटिन्यू काम करना पड़ा हो, 48 घंटे 72 घंटे, करना पड़ता है, कई बार करना पड़ता है, एक बार नहीं बहुत बार करना पड़ता तो है। तब आप मतलब भगवान से क्या कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है भाई डॉक्टर क्यों बना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको एक बड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है आपको, यदि आप सही मैच्योर डॉक्टर हो जाते हो तो उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मैंने चलो आज 10 ऑपरेशन किए, 10 ठीक हैं, चलो बहुत अच्छा हुआ ऐसे। तो ये थी एक डॉक्टर के मन की बात, मतलब जो हम महसूस कर सकते हैं इसको। और दोस्तों, जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो ये बहुत मेहनत करते हैं, ये लोग हमारे लिए जीते हैं, अपने बच्चों को भी इतना समय नहीं दे पाते हैं, और हम रात को जब 2 बजे भी जाते हैं तो तैयार मिलते हैं, तो एक भगवान का रूप होते हैं। तो आप बड़े प्रेम से इनसे बात करें, और जो डॉक्टर हैं जितने भी सर हमारे हैं,
पूरे देश में वो बहुत ही गणमान्य हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनसे भी हमें निवेदन करते हैं कि आप भी आम आदमी की भावना को समझें। एम आई राइट सर? और हम सब मिलकर चलेंगे तो हाँ, एक तो सुंदर बिल्कुल देश हम बना डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा, पेशेंट को भी बहुत अच्छा रहेगा, डॉक्टर को भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने अभी बताया ना कि मैं आपकी इज्जत करूंगा तो डेफिनेटली आप मेरी इज्जत करोगे। बिल्कुल बस यही प्रकृति का नियम है। हम क्या सोच रहे हैं कि मेरे को इज्जत मिले, मैं आपको भी इज्जत करो या नहीं करो, ऐसा नहीं होता कभी भी। बिल्कुल। मतलब हम हाँ ऑक्सीजन की इज्जत करेंगे तो हाँ, ऑक्सीजन हमारी इज्जत करेंगे डेफिनेट जो कि आज कोरोना में बड़ी समस्या बनी हुई है। हाँ, तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपको इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। डॉक्टर साहब के नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप हॉस्पिटल में कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं यह इंटरव्यू जागरूकता के लिए है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और उनको पता चल सके कि अलवर में आज किन सुविधाओं के साथ हमारा अलवर, हमारा सिंहद्वार बढ़ रहा है। और ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, पानी के लिए काम कर रहे हैं, पेड़ों के लिए काम कर रहे हैं, जो खुद 24 घंटे बिजी रहते हैं। तो क्यों ना जो व्यक्ति ठाली है, मैं देखता हूँ ताश खेलते रहते हैं, मैं देखता हूँ इधर उधर घूमते रहते हैं, और आजकल के जो युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी भी पेड़ पौधे लगाएं और आगे आएँ, देश को सुंदर बनाएं। यही संदेश हमारा भी है और यही संदेश डॉक्टर साहब का भी है। इसी के साथ हम एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का केपी कैंपस के स्टूडियो में आने के लिए। इसी प्रकार से हम आगे आपसे मिलते रहेंगे और ऐसे ही सवाल जवाब करते रहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद, जय भारत।